अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद बरआज़म है जिस पर किसी भी मुल्क का कब्जा नहीं। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट नहीं करता और ना ही कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ सदियों से रहते हों। इन सब के पीछे बड़ी वजह ये है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ टेम्परेचर -19 सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके साथ साथ अंटार्कटिका को दुनिया का सूखा बरआज़म भी कहा जाता है। पूरे साल यहाँ सिर्फ 51 मिलीमीटर के अराउंड ही बारिश होती है और वो भी आसमान से नीचे आते आते बर्फ बन जाती है। अंटार्कटिका दुनिया की विंडियस्ट जगह भी है जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्री तूफान आते हैं। अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का इन्फ्लुएंस तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंटार्कटिका पर किसी मुल्क ने कब्जा करने का ना सोचा हो। इसे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े मुल्क भी क्लेम करते हैं कि अंटार्कटिका के कुछ हिस्से इनकी मलकियत में आते हैं। सारेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका की कि इसको किसने दरियाफ्त किया। रशियंस का मानना ये है कि सबसे पहले अंटार्कटिका को इन्होंने डिस्कवर किया, लेकिन ब्रिटिशर्स का मानना है कि यहाँ पहला कदम इन्होंने रखा। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले 360 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक्चुअली में गोल है। वो ये जानते थे कि दुनिया के नॉर्थ में आर्कटिक के नाम से एक जगह मौजूद है और उसे ये लोग आर्कियस के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि दुनिया गोल है। अगर नॉर्थ में कुछ है तो साउदर्न एरियाज में भी कुछ न कुछ जरूर होगा। तो इन्होंने सोचा कि जो भी चीज साउथ में मौजूद है इसे हम नाम देते हैं एंटार्कटिका का। एक्चुअली इंसानों ने अंटार्कटिका पर पहला कदम 1890 में रखा, लेकिन कई सौ सालों पहले अंटार्कटिका नक्शों में दिखना शुरू हो गया था। नाजरीन, 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड में रहने वाले मावरीज शायद पहले लोग थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे। लेकिन अगर बात की जाए रिकॉर्डेड हिस्ट्री की तो जेम्स कुक पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिका के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचने लगा तो उसने अपनी शिप को वापस मोड़ दिया। उसे अंटार्कटिका नजर तो नहीं आया, बट उसने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया जब उसे अपने सामने बड़ी बड़ी आइसबर्ग दिखी। यहाँ इतनी तेज समुद्री हवाएं चल रही थी कि शिप को आगे ले जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए जेम्स कुक ने ये कहा था कि इस बड़े आजम तक पहुँचना किसी इंसान के बस की बात नहीं, और उन्होंने ये फेमसली कहा था, आई कैन बोल्ड टू से नो मैन विल एवर वेंचर फर्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड्स व्हिच लाई टू द सी विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। उन्होंने ये सब इतना यकीन से कहा था कि यहाँ की बर्फानी तेज हवाएं और बड़े बड़े आइसबर्ग किसी इंसान को भी यहाँ नहीं आने देंगे। जेम्स कुक के बाद और भी काफी लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही मुल्कों को एक्सप्लोर करने के लिए कंट्रीज के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया भर में रिसोर्सेज और न्यू ट्रेड एक्सप्लोर हो रहे थे। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर्स बनना चाहती थी। और फिर 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाएं और नए मुल्क और बरआज़म डिस्कवर करें। ठीक 50 साल बाद 1820 में फेबियन ने जेम्स कुक की प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। फेबियन ने साउदर्न ओशियन पहुंचकर अंटार्कटिका को बिल्कुल करीब से देखा। उन्होंने अंटार्कटिका पर कदम तो नहीं रखा, पर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो इंसान माना जाता है जिसने सबसे पहले अंटार्कटिका को देखा। इसके बाद कई सालों तक एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका का रुख किया। नाजरीन, फिर 1911 में एक और अहम पेशरफ्त हुई। वो ये थी कि ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन को अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरता है और तकरीबन
तकरीबन 650 किलोमीटर तक आगे चला जाता है, लेकिन फिर वो वापस लौट आता है खराब मौसम की वजह से। वापसी पर इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्कॉट और उसकी टीम इस सख्त सर्दी के मौसम में सरवाइव नहीं कर सकते और बदकिस्मती से उन सब की डेथ हो जाती है। नाजरीन, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ बहुत सारी कंट्रीज ने अपना रिसर्च स्टेशन बनाए, जिसकी मदद से अंटार्कटिका में मिस्ट्रीज डिस्कवर हुई। नाजरीन, अंटार्कटिका में फैली बर्फ के 3 किलोमीटर नीचे 400 से भी ज्यादा लीक्स मौजूद हैं, जिसमें ऐसे समुद्री जानवरों की इकसाम पाई जाती हैं जो दूसरी किसी मुल्क में भी नहीं है। यहाँ होने वाली रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अंटार्कटिका में 90 मिलियन साल पहले यहाँ घने जंगलात हुआ करते थे और ये एक गर्म इलाका था। इस बात का पता ऐसे लगाया गया कि यहाँ रिसर्चर्स को कुछ ऐसे जानवरों की बाकियाजात मिली जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। नाजरीन, इसके अलावा अंटार्कटिका की ऐसी मिस्ट्री जिसे एक्सप्लोरर को समझते समझते सालों लग गए, वो ये थी कि यहाँ मौजूद खूनी चश्मे, यहाँ की वाटरफॉल्स ऐसी हैं कि जैसे इनमें से खून निकल रहा हो। लेकिन रिसर्चर्स का कहना ये है कि इस लीक्स का पानी इसलिए रेड कलर का है क्योंकि ये पानी सोलिटी लीक से आता है और इस पर अब कई 100 फीट बर्फ पड़ चुकी है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है, इसलिए जब ये पानी चश्मे से आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से इसका कलर जंग की तरह हो जाता है। नाजरीन, इसके अलावा कहा जाता है कि अंटार्कटिका के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ एलियन स्पेसशिप भी देखी गई है। नाजरीन, अंटार्कटिका पर यूएस अपना सीक्रेट ऑपरेशन भी कर रहा है। यहाँ इनका एक हिडन पॉलिटिकल फ्रंट है जो इन्होंने बना रखा है और शायद दुनिया में बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पूरी दुनिया दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन यहाँ अपनी एक्सपीडिशन भेज रहे हैं और चाइना ने तो यहाँ अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेट कर रखे हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका में ऑयल और गैस के बहुत सारे जखायर मिले हैं, लेकिन अमेरिका और चाइना ने इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी तादाद में रेयर अर्थ मिनरल्स के जखायर मिले हैं और ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। आपको बताते चलें कि दुनिया का फोकस अब गैस और ऑयल से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, इसलिए इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से काफी ज्यादा है। नाजरीन, अब बात करते हैं अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी के बारे में और वो है साउदर्न ओशियंस। दुनिया के खतरनाक तरीन ओशियंस में साउदर्न ओशियन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये साउदर्न ओशियन ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशियन की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यहाँ जमी बर्फ अब पिघल रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि अंटार्कटिका में ऑयल और गैस की काफी ज्यादा जखायर तो मौजूद हैं, लेकिन उसे आज के दौर में निकालना बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव है, इसीलिए कोई भी मुल्क इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे ये बर्फ पिघल रही है तो अंटार्कटिका को एक्सेस करना और भी आसान हो जाएगा। टाइम के साथ साथ और भी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, फिर शायद ये इतना एक्सपेंसिव ना रहे। कई मुल्क अंटार्कटिका के आसपास जो ओशियन है वहाँ फिशिंग करके इन्हें ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, जैसे कि चाइना रिसेंट टाइम में यहाँ फिशिंग और टूरिज्म को एक्सपेंड किया है। नाजरीन, दुनिया में कई मुल्क ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अंटार्कटिका के आसपास जो ओशियन का एरिया मौजूद है वहाँ भी एक नई ट्रेटी बनाई जाए इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए कि यहाँ कोई ओवर फिशिंग ना कर सके, कोई यहाँ इलीगली ना आ सके और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया बन सके। नाजरीन, अंटार्कटिका
अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं कि यहाँ और क्या क्या खजाना छुपा रखा है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमें यहाँ कुछ नई रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।